देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा, हमने कहा ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स ऑन अ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड का मतलब हुआ जिसको तकलीफ हुई है, इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ? हमने ये कहा एन एग्रीमेंट which is enforceable by the law at the option of aggrieved party is known as voidable contract। अगर aggrieved पार्टी ना कर देगी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और aggrieved पार्टी अगर हाँ कर देगी तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। जैसे हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया। हमने ये कहा मेरे फादर ने हमारी हाइट 5'10" लिखी। इन एक्चुअली हमारी हाइट 5'8" थी। एग्रीड पार्टी को लगा कि भैया 5'10" है, उसने ऑन दिस ग्राउंड ओके कर दिया। लेकिन भैया बाद में ये पाया गया ये हाइट गलत लिखी हुई है, तो अब हु इज एग्रीड पार्टी? कहने को तो हम हैं, लेकिन लॉ किसको मानेगा? मेरी वाइफ को। अब मेरी वाइफ के पास शादी के वेरी नेक्स्ट डे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो कंटिन्यू करे और इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दे, तो ऐसी कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी कॉन्ट्रैक्ट को डिसकंटिन्यू कर दे ऑन द ग्राउंड कि इट इज फ्रॉड। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन हमारी वाइफ लेना चाहे वो ऑप्शन ले सकती। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन भैया कुछ बात समझने की है, हाँ और ना करने के लिए एक रीजनेबल टाइम मिलेगा। ये नहीं कि तुम 20 साल बाद क्या हो कि तुम्हारी हाइट छोटी है तो वो नहीं चलेगा। तो एग्रीड पार्टी को वेदर हाँ करे या ना करे, दोनों ही कंडीशन में एक रीजनेबल टाइम में हाँ या ना करनी पड़ेगी। अगर कुछ नहीं कहा तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर एग्रीड पार्टी ने ना कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन अगर किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट्स अगर लिए हैं तो वो सारे के सारे बेनिफिट्स वापस करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या कहा भैया? शॉर्ट में कोई एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होती है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। एक लाइन का आंसर। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड पार्टी हाँ कर देती है तो वैलिड हो जाता है, और एग्रीड पार्टी अगर ना कर देती है तो ये खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? अब आ गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मैंने कहा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट is basically valid contract, but due to some circumstances now it cannot be enforced।
मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनाते समय बिल्कुल वैलिड था, बट कुछ ऐसा हो गया कि अब ये इसका इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता। तो ये केवल 4 रीजन होंगे। चारों में से कोई भी रीजन अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन जाएगा। पहला हमने कहा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या है भैया? पहले ये पॉसिबल था लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया कि अब इसका हैपनिंग होना इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे कोरोना से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने थे, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना सारी चीजें स्टॉप डाउन हो गई थी। ना कोई ट्रेन चल रही, ना कोई हवाई जहाज चल रहा, ना कोई साइकिल चल रही रोड पर। तो इसका मतलब है अब हमारा परफॉर्मेंस क्या हो गया? इम्पॉसिबल है या नहीं है? तो कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अब परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। दूसरी कंडीशन मैंने की कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उस समय वो लीगल काम था। जैसे रामदास ने कृष्णदास से ये कहा हम तुमको 100 एक्टिवा 4G देंगे। जिस समय एक्टिवा 4G का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय एक्टिवा 4G बाजार में इजीली अवेलेबल थी और शोरूम में बिक रही थी। बेटा बाद में सरकार ने राती रात डिसीजन ले लिया कि अब आज से एक्टिवा 4G नहीं बिकेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब एक्टिवा 4G का खरीदना और बेचना इलीगल हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये इलीगलिटी पहले भी थी? बोले नहीं थी। तो अब इलीगलिटी आ गई है ना, तो अब इसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब है लॉ इसको भी वॉइड डिक्लेयर कर देगा। फिर तीसरी मैंने कहा, थोड़ी देर पहले बताया कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड पार्टी के पास 2 ऑप्शन हैं, कंटिन्यू करने का या रीसाइंड करने का। अगर कोई पार्टी रीसाइंड करने के लिए राजी हो जाएगी देन कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वॉइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर मैंने कहा कोई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था जिसका हैपनिंग होना अब इम्पॉसिबल हो गया। मैंने पहले बताया ऊपर कंटिंजेंट इवेंट इम्पॉसिबल हो गई। भैया तो अगर कोई भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट था अब जिसका होना पॉसिबल ही नहीं है, याद करिए मैंने एग्जाम्पल ऊपर दिया है। मैंने कहा ए ने बी से कहा कि वो तुमको 1000 रुपए का लोन देगा अगर वो सी की लड़की सी से शादी कर ले, क्योंकि एक ही बेटी है। शादी से पहले ही सी की डेथ हो गई, मतलब एग्रीमेंट बनने से पहले ही सी की डेथ हो गई। तो अब ये बताइए यहां पर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई 4 कंडीशन है केवल। पहली कंडीशन मैंने कहा कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि अब परफॉर्मेंस डिफिकल्ट नहीं इम्पॉसिबल हो गया। या मैंने कहा जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस समय लीगल था बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो काम करना
लीगलिटी के दायरे में नहीं आता, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। या मैंने कहा कि जिसमें फ्री कंसेंट नहीं है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड पार्टी के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन नंबर 1 था कि कंटिन्यू कर दे, और ऑप्शन नंबर 2 था रिसाइन कर दे, तो सेकंड ऑप्शन उसने ऑप्ट कर लिया। फिर मैंने कहा कि कोई कंटिंजेंट इवेंट थी जो कि अब कैसी हो चुकी है, इम्पॉसिबल हो चुकी है। तो अब ऐसी कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। बेटा याद रखिएगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं तो अगर किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट्स अवेल किए हैं तो उस पार्टी को वो बेनिफिट्स वापस करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर माय फ्रेंड? अगला है इलीगल। बेटा इलीगल के जैसा कि नाम से लग रहा है, इलीगल और अनलॉफुल। बेटा जो लीगल नहीं है वो क्या है, इलीगल है। बेटा मैंने कहा any of the agreement which is contrary to the law is known as illegal agreement। अब हम शॉर्ट में कहें, an illegal agreement is one which is contrary to the law। Section 23, an agreement is illegal and void if object or consideration forbidden by the law। या कोई ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हैं जो हमारे सेटल्ड प्रोविजन ऑफ द लॉ हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिफीट कर रहे हैं। या कोई फ्रॉडलेंट आ गया है, मतलब आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगी। या आप ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे किसी पार्टी या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। या कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इमोरल। हम आपके सामने एक एग्जांपल देते हैं। भैया दो माइनर लोग आर्य समाज मंदिर में गए और उन्होंने आर्य समाज मंदिर में एक शादी कर ली। आर्य समाज मंदिर वालों ने उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया। इस सर्टिफिकेट को लेकर वो गए रजिस्ट्रार के यहाँ कि हमारी मैरिज रजिस्टर्ड कर दीजिए। रजिस्ट्रार ने जब एज देखी तो एक की एज थी 12 साल और एक की एज थी 13 साल। आर्य समाज लॉ में कोई एज के लिए लिमिट नहीं लगी है, लेकिन इंडियन मैरिज एक्ट में शादी के लिए 21 साल की एज तो लगी हुई है। इसका मतलब है आप हमारे लॉ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। अब एक वर्ड आया इमोरल। स्कूल में अफीम बेचना, गांजा बेचना, क्या ये मोरल एक्टिविटीज में है? नहीं बेटा। तो हमने कहा जो मोरल कैटेगरी में नहीं आता है उस पर कोई एग्रीमेंट बनाते हैं। या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है एनी ऑफ द एक्ट विच इज डिस्टर्बिंग पीस एंड हार्मोनी ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी कैसे भैया? एक शरीफों के मोहल्ले में जुआरियों का अड्डा खुलवा दिया आपने। ये बताइए उस मोहल्ले में अब शरीफ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो बेटा हमने कहा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ,
इसको करने से लॉ ने मना कर दिया है। या मैंने कहा ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो एग्जिस्टिंग लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है, या मैंने कहा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटी जुड़ी हुई है, फ्रॉड जुड़ा हुआ है, या मैंने कहा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी करता हो, या मैंने कहा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इमोरल की कैटेगरी में आता है या अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, तो ऐसे सारे के सारे एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे? अनलॉफुल एग्रीमेंट की कैटेगरी में इनको हम लोग लेते हैं। इज इट क्लियर? फिर हमने कहा आपसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अगर लॉ पढ़ोगे तो ऊपर ही लिखा होगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली नो कॉन्ट्रैक्ट इन सम सिचुएशंस लॉ प्रिज्यूम्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर सुन लेना, टू अवॉइड अनजस्ट इनरिचमेंट ऑफ अदर्स मनी। लो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पैसे से अमीर ना बन जाए, ऐसी कंडीशन में लो एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिज्यूम कर लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल दिया, रामदास कृष्णदास के घर गया आलू की बोरी लेकर। किसकी बोरी लेकर? आलू की बोरी लेकर। गलती से रामदास भूल आ गया। कृष्णदास को लगा सुबह सुबह साला कमीना आ जाएगा, राती में चिप्स बना लिए। सुबह रामदास जब चिप्स आलू लेने गया तो कृष्णदास ने चिप्स खिलाए। तो भैया उसने कहा भैया हम लोग कल बोरी भूल गए थे। बोले चिप्स खा तो रहे हो? बोले ये नहीं, या तो हमारा बोरा दो आलू का या हमें उसके बराबर पैसे दो। तो इसका मतलब है कृष्णदास को यहाँ पैसे देने पड़ेंगे ना। लोग प्रिज्यूम करेगा कि देना चाहिए भाई। मुकेश अंबानी का लड़का सड़क पे लौट रहा था, कोरोना से पीड़ित था। हमें नहीं पता भैया कि ये मुकेश अंबानी का लौंडा है। हमने उठाया और अपोलो में भर्ती करा दिया। भैया ट्रीटमेंट हुआ, 8 लाख रुपए लगे। तो ये बताइए 8 लाख रुपए लेने का हमारा मुकेश अंबानी से राइट है या नहीं है? क्योंकि अब तो पता चल गया, अगर किसी गरीब का बच्चा होता तो हम मान लेते कि हमने भंडारा कर दिया, लेकिन मुकेश अंबानी पे तो हम नहीं छोड़ने वाले। लो हमें दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? यहां लो प्रिज्यूम कर लेगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कैटरीना का घोड़ा सलमान भागकर हमारे मोहल्ले में आ गया। हमने भैया उसको मटर पनीर खिलाया, चने बेहतरीन खिलाए, पनीर को और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खिलाई हमने। 4-5 दिन वो घोड़ा हमारे पास रहा। हमने 1.5 लाख का आइटम खिला दिया। कैटरीना हमारे पास अगर आएंगी और घोड़ा मांगेंगी तो क्या हम घोड़ा बिना पैसा लिए दे देंगे क्या? तो यार लोग प्रिज्यूम करता है कि भैया तुम्हारे घोड़े को हम चने खिला रहे हैं, तुम भी तो चने ही खिलाते, तो वो पैसा हमारा दे दो। तो मैंने क्या कहा, इन सम सिचुएशंस लॉ प्रिज्यूम अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों प्रिज्यूम करता है? टू अवॉइड अनजस्ट इनरिचमेंट। इज इट क्लियर?
इज इट के लिए। अगला वर्ड आया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा व्हेन बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस। भैया आप हमारी कोचिंग में आए, आपने हमें फीस दी, हमने आपको शिक्षा दे दी, तो दोनों पार्टीज ने अपने अपने परफॉर्मेंस दे दिए हैं कि नहीं? तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और जब व्हेन बोथ द पार्टी स्टिल हैव टू बी परफॉर्म, दोनों पार्टीज को अभी परफॉर्मेंस बाकी है, तो ये क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस दे दिया तो एग्जीक्यूटेड, देना बाकी है एग्जीक्यूटरी। तो मैंने कहा यूनिलैटरल। भैया एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दिया, हमने कैटरीना जी को फोन किया डांस देखना है, उन्होंने कहा 25 लाख रुपए लूंगी। हमने 25 लाख दे दिया है, बट अभी कैटरीना जी नखड़े दिखा रही हैं, डांस अभी दिखाया नहीं है, तो भैया अभी कैटरीना का परफॉर्मेंस बाकी है ना, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिलैटरल। जब एक का परफॉर्मेंस बाकी है तो ये क्या कहलाएगा? यूनिलैटरल। इज इट क्लियर? माय फ्रेंड्स, फिर देखिएगा, भाई जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं वो दो पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। एक कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और एक कॉन्ट्रैक्ट बाई सील। ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब जब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है केवल किस मतलब के लिए? ओनली जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स। जैसे बेटा हमने आपसे कहा हमने अपना मकान किसी को किराए पर दिया और 10 रुपए के या एक पन्ने पर एग्रीमेंट कर लिया, तो बताइए उस पन्ने की कोई इंपॉर्टेंस होगी? लॉ की नजर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। इट इज जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स ओनली। अब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में दो चीजें आती हैं, अ कोर्ट जजमेंट। बेटा एक बताइए, अपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी वो सारी कोर्ट को मानना पड़ेगा। जो हाई कोर्ट जो जजमेंट देगी वो सारी नीचे वाली कोर्ट्स को मानना पड़ता है। इसका मतलब है जो भी जजमेंट आते हैं कोर्ट्स के वो किस में चले जाते हैं? रिकॉर्ड्स में चले जाते हैं। किसी भी कोर्ट को जब देखना होता है तो वो उन रिकॉर्ड्स डालेगा कंप्यूटर पर कि भैया ये केस, जैसे पहले हम लोग को छापना पड़ता था, अब कंप्यूटर में डालते हैं, अपने आप निकल कर आ जाता है। ये समझ में आ गया होगा। फिर एक बात है रिकॉग्निजेंस। ये भैया समझना बड़ा टेढ़ा काम है। देखो भैया पहले बहुत प्यार से समझाऊंगा एक एग्जाम्पल देकर। हम मिस्टर एक्स के लिए, मिस्टर एक्स या मिस्टर रामदास जेल में है,
एक मर्डर के केस में रामदास जेल गए हुए हैं। रामदास का हमारे पास फोन आया, भैया जमानत करवा दो। 1 लाख रुपए के बॉन्ड मांग रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए की बराबर की गारंटी वो मांग रहे हैं। हमने अच्छा, तो अब 1 लाख की गारंटी कोर्ट में हमें जमा करनी पड़ेगी। पैसे नहीं जमा होते हैं, 1 लाख रुपए के बराबर का कोई डॉक्यूमेंट हमें जमा करना पड़ेगा। वो कार के पेपर हो सकते, फोटोकॉपी, एफडी के पेपर हो सकते, फोटोकॉपी, पर उसका वर्थ 1 लाख से ऊपर का होना चाहिए। ये हम गए, रामदास जी खड़े हुए थे, तो हमने कोर्ट में जज साहब के सामने कहा कि साहब इनकी जमानत हम ले लेते हैं कि जब भी कोर्ट इनको बुलाएगी, ये कोर्ट के बुलाने पर कोर्ट के सामने प्रेजेंट होंगे। कोर्ट ने कहा जमानत में क्या दोगे? हमने अपनी कार के एक पेपर की फोटोकॉपी दे दी। जो फोटोकॉपी दी है हमने, ये फोटोकॉपी जज साहब ने ली और जो उसके ओरिजिनल पेपर हैं उस पर एक स्टैंप लगा दिया जाएगा कि इस पेपर पर इस पर्सन की गारंटी दी गई। अब ये जो पेपर है कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में चला जाएगा। अब जब जब कोर्ट बुलाएगी रामदास को, रामदास जाएंगे, तो कोई लोचा लफड़ा नहीं है। अगर रामदास को बुलाया गया और रामदास कोर्ट में नहीं पहुंचे तो अपने मुंसिफ से कहेगा देखो इनकी गारंटी किसने दी थी? बोले साहब मिस्टर गौड़ ने गारंटी दी थी। बोले अच्छा गारंटी में पेपर क्या लगाए थे? बोले कार के पेपर लगाए थे। तो जो कार के पेपर लगाए हैं इसी को क्या बोला जाएगा? रिकॉग्निएंस। ओके, अच्छा। अब जो हमने कार के पेपर लगाए हैं, जज साहब तुरंत एक ऑर्डर पास करेंगे कि मिस्टर गौड़ इनकी गाड़ी जो है, जो एज ए गारंटी यहाँ दी गई है, उस गाड़ी को विद इमीडिएट इफेक्ट सीज करके बंद कर दिया जाए। तो इसका मतलब किसी की गारंटी में जो पेपर लगते हैं उसको लॉ में क्या बोला जाता है भैया? रिकॉग्निएंस। और ये किसके पास एक फोटोकॉपी होती है? जज साहब के पास। उसका इस्तेमाल वो कब करते हैं? जब जिसकी गारंटी दी है वो बंदा वहां नहीं पहुंचा। इज इट क्लियर? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। हमने कहा ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट जो रिटन एंड रजिस्टर्ड होते हैं, जिन पर कोर्ट की मोहर लगी होती है, जिन पर प्रॉपर विटनेस के साइन होते हैं और जिन पर प्रॉपर सारे तरीके के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप प्रॉपर स्टैंप लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं, गवाहों के सिग्नेचर होते हैं, रजिस्ट्रार साहब की मोहर लगती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कहलाएगा? अंडर सील कहलाएगा। तो मैंने एक लाइन में कहा जितने भी रिटन एंड रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। और याद रखिएगा मकान की प्रॉपर्टी के जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वो सारे कैसे होंगे? अंडर सील। इज इट क्लियर?